समाप्त करता हूँ, देखते हैं आगे। तो बेटा स्नेहपाक तीन प्रकार का होता है। तो चरक, मृदु, मध्यम, खर, ना, पावा, अभी, यानी नस्य, पान, बस्ते, अभ्यंग। और किस तरह के हैं? तो पहला कि तुल्य कल के निर्यास, दूसरा संयावी निर्यास द्रव्य विमुच्यते, और तीसरा शीर्यमाणे तो निर्यास, कि तीसरा वाला टूटता है, दूसरा वाला जो है हलवे के समान कंसिस्टेंसी ज्यादा है, और पहले वाला जो है वो थोड़ा सा और लिक्विड फॉर्म में होता है, तुल्य कल के निर्यास। ठीक है, इस तरह का होता है। आगे देखोगे आप। सुश्रुत देखो, तो डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं पहले। कि सुश्रुत के भी तीन ही है, मृदु, मध्यम, खर। लेकिन यूज जो करते हैं उसमें आप ध्यान से देखोगे कि चरक के जो मध्यम वाले हैं पान और बस्ती, तो पान को उठा के इन्होंने ऊपर कर दिया यहाँ, और बस्ती को उठा के देखो नीचे कर दिया। यानी मृदु और खर के अंदर मिडिल वाली चीजें जो है ऊपर और नीचे कर दें। जो ऊपर और नीचे चीजें लिखी थी यानी नस्य और अभ्यंग, ये दोनों, इनको उठा के बीच में कर दिया, नस्य और अभ्यंग। क्लियर? तो पान ऊपर रखा, बस्ती नीचे रखी। याद रखना, पानी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो पान ऊपर किया है, बस्ती नीचे की है। ठीक है। प्लस पान के साथ भोजन की बात भी कर ली कि भाई कुछ पियेंगे तो खाएंगे, तो पीना खाना एक साथ कर दिया। और बस्ती के साथ कर्ण पूर्ण कर दिया। शायद अब बात हो चुकी है इस बैच के अंदर भी कि आचार्य योग रत्नाकर ने जो पंचकर्म है हमारा, उसमें बस्ती की जगह कर्ण पूर्ण को स्थान दिया है। आचार्य योग रत्नाकर ने पंचकर्म में बस्ती की जगह कर्ण पूर्ण को स्थान दिया, तो उससे भी रिलेट कर सकते हो कि बस्ती के साथ कर्ण पूर्ण एक साथ रखे हुए हैं ऐसा करके। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ जाएगी। ना पावा अभी पहले याद किया चरक का, फिर पान बस्ती, पान ऊपर बस्ती नीचे, बीच वाले दोनों जो ऊपर नीचे थे वो दोनों बीच में आ गया, मतलब नस्य और अभ्यंग। पान के साथ भोजन भी कर दिया, बस्ती के साथ कर्णपूर्ण भी कर दिया। कंसिस्टेंसी कैसी है? तो सवाल कुछ इस पे आते हैं नहीं, याद करना चाहो तो कर लो, बाकी देख लेंगे। स्नेह औषध विवेक मात्र, है ना? तो कह रहे हैं इसमें स्नेह और औषध दिखाई देते हैं। ये मधुच्छिष्ट जैसा होता है, यानी मोम के जैसा। ये कृष्ण अवसन्नम ईषद विषद चिक्कण, तो कह रहे हैं कृष्णवर्ण हो जाता है जल के, इतना याद रख लो बस, कृष्णवर्ण हो जाता है। तो ये मधुच्छिष्ट के जैसा, ये बिल्कुल कृष्ण जल गया काला। और ये स्नेह औषध विवेक मात्र के स्नेह और औषध दिखाई देते हैं अलग अलग, उस तरह है मृदु वाला। नेक्स्ट है शारंगधर। शारंगधर में सबसे जरूरी बात है, चरक का जो आपने याद किया था ना, पावा, अभी, मृदु, मध्यम, खर, तो बीच वाले देखो पावा हटा दिया, पावा की जगह क्या लिखा? सर्व कर। ना ऊपर वैसे ही है, अभी यानी अभ्यंग नीचे ऐसे ही है, लेकिन बीच में जो था पावा यानी पान और बस्ती, इसकी जगह क्या कर दिया? सर्व कर्म। क्लियर? यही पूछा जाता है बस सवाल। अगेन वर्ड्स इनके भी लिखे हैं, कैसी कंसिस्टेंसी होती है देख लो आप मानो तो। ईशद सरस कल कस्तु, कि सरस होता है, ठीक है, यानी रस के साथ होता है, नहीं अभी रस जला नहीं है। दूसरा जो कह रहे हैं नीरस, अब रस खत्म हो चुका है उसके अंदर, है अब भी कोमल, हार्ड नहीं हुआ ज्यादा। और खर वाला जो है ईशद कठिन कल, है ना, कठिन हो जाता है बिल्कुल, तो हार्ड हो जाता है थोड़ा। नेक्स्ट देखिए, माइक ऑफ कर लेंगे बेटा, आगे देख रहे हो। नेक्स्ट है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय मंद, चिक्कण और खर चिक्कण, ये तीन भेद बताए, सेम चरक की तरह, ना पावा भी देख लोगे चाहे, ना पावा भी, है ना। फिर पहला वाला कह रहे हैं किट कल्क के समान। फिर मदनोपम, मदनोपम मतलब वैसे थोड़ा चिकना, थोड़ा उस तरह का। फिर किंचित सीदति कृष्णम चा वर्तते, कि वर्ण कृष्ण हो जाता है। तो सवाल इस पे भी नहीं आता। तो मैंने आपको क्या बताया याद करने के लिए, कि तीन तीन टाइप है सबके। सवाल पहला सबसे जरूरी जो पूछता है वो पूछता है शारंगधर का, कि शारंगधर ने जो मध्यम वाला है वो कहाँ बताया है। एक सवाल तो ये आता है इसमें, तो सर्वकर्म में उपयोगी बताया है, तो वो याद रख लोगे। फिर मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, ना पावा भी चरक का है, और बीच वाले पान बस्ती ऊपर नीचे कर दो, और ऊपर नीचे के यानी ना और अभी अभ्यंग वो दोनों बीच में कर दो। प्लस पान के साथ भोजन हो जाएगा, कर्णपूर्ण के बस्ती के साथ कर्णपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, बाघवट के देख रहे हो, दस से पान बस्ती अभ्यंग सेम ही है। तो मंद, चिक्कण, खर चिक्कण, ऐसे तीन भेद है। हारित ने चार भेद बता दिए, चाहो तो याद कर लो किसने चार भेद बताए, हारित ने, बस इतना। नाम ये है खर, चिक्कण, मध्यम और विशोषी। क्लियर? आगे चलिए। तिल तेल मूर्छन दुर्गंध नाशक है, घृत और कटु तेल मूर्छन आम दोष नाशक है, बात हमारी हो चुकी है पहले ये भी। अब देखिए आगे, कह रहे हैं जो पंच कषाय कल्पनाएं हैं, देखो इंटरव्यू में पूछा जाता है सवाल कि उनका जो मैक्सिमम टाइम है कितने समय में कंज्यूम हो जानी चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो टाइम मर्यादा दे रखी है एक दिन की। समझ आ रहा होगा कि सोरस कह रहे हैं जूस जो होता है आप लाते हो, कभी सोच के देखो, घर में भी बनाते हो, तुरंत पी जाते हो उसको बना के, तो 4 से 6 घंटे सोरस। ऐसे ही कह रहे हैं शीत, कि ठंडी चीजें भी ठंडी तभी तक रहती है कि तुरंत ही यूज कर ली जाएगा। तो 4 से 6 घंटे सोरस और शीत, जिन दोनों में सा लेटर है, सा से स्टार्ट हुए हैं, उन दोनों का टाइम है 4 से 6 घंटे। दोनों का वाले जो है क्वाथ और कल, उन दोनों का है एक एक दिन। ठीक है। और फांड तो कह रहे हैं तुरंत ही, तो मैंने कहा है कि जैसे वो होट्टी बनाते हैं, सोच लो थोड़ी देर रख दोगे तो कैसी हो जाएगी,
है ना। अक्सर वो ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मिलती है, एसी में ठंड से वैसे ही वो, अगर थोड़ा सा देर कर दी ना तुमने, अगर आधा मिनट भी लेट कर गए उसको पीने में, तो वो बेकार हो जाती है। तो ऐसे सोच के देखो कि तुरंत ही पीनी है। क्लियर। तो याद कर लेना इसको कि मैक्सिमम एक दिन में कंज्यूम कर जाना है। उनमें भी क्वाथ कल के लिए दिया भी है एक दिन, सोरस और शीत के लिए 4 से 6 घंटे, और पांड के लिए सद्या। और देखेंगे। तो लास्ट में वही बात लिख दी कि अर्थात सभी कल्पनाएं उसी दिन प्रयोग कर लेनी है। ठीक है। शुक्त, पेया, विलेपी, उदक, क्षीरपाक, तक्र, दधी, दधी कूर्चिका और मांसरस, सब एक दिन में प्रयोग करने हैं, रटना नहीं है। ध्यान से देखो, सब खाने पीने की चीजें हैं। तो आप ऐसा नहीं करते कि आज बनाया परसों खाया। ठीक है। तो ये सब चीजें रोज खाने की है, ये बनाया और खाया। तो एक दिन में प्रयोग कर लेने हैं। लाक्षारस, इसका टाइम 1 सप्ताह बता रहे हैं, 1 हफ्ते। लाक्षारस। सत्तू, 1 महीना। है ना, लोग लेके जाते थे पुराने जमाने में सत्तू की, कहीं जा रहे हैं जर्नी पे सत्तू लेके जा रहे हैं कि रास्ते में खाते रहेंगे। तो सत्तु कल्पना 1 मास। चूर्ण और मंजन 2 मास, ये बहुत जरूरी है। कल के लेक्चर में भी शायद हमारी बात हुई है। क्षार सूत्र 4 मास, और क्षार 1 वर्ष। याद रखना, क्षार सूत्र तो 4 मास, और क्षार तो 1 वर्ष। क्षार सूत्र ना जल्दी, उनकी कह लो कि जो हार्डनेस होती है ना, वो चली जाती है। बहुत जल्दी नमी के संपर्क में आके खराब हो जाता है, तो 4 मास में बेकार हो जाता है। लेकिन क्षार जो है 1 वर्ष तक ठीक रहेगा। अम्ल संधान और धूपन, 6 मास तक। अम्ल संधान यानी अम्ल द्रव्य इकट्ठे किए हुए, और धूपन, तो ये 6 मास। अर्क, अवलेय, अंजन, वटी, वटक, क्षार, घन सत्व, मसी, रसक्रिया, सब 1 वर्ष तक। तो ऐसा नहीं कि हर एक के पीछे भागोगे, काम की चीज देख लिया करो। अवलेय है जैसे, वो याद होना चाहिए आपको। ठीक है। और अगर इसमें देखो तो क्षार तो आपको याद ही हो गया होगा, 1 वर्ष। रस क्रिया देख लेना, रसौषधियां जो बनाई जाती हैं वो भी 1 वर्ष तक। घी और तेल, ये 16 मास तक। ये बहुत जरूरी है घी तेल, मैंने कहा कि क्योंकि 1 वर्ष 4 मास लिखा मिलता है, तो इसलिए क्वेश्चन क्रिएट होता है वहीं। 1 वर्ष, 4 मास, 16 मास, ऐसा करके। तो लोग गलती से 1 वर्ष से 4 मास लगा देते हैं, ये मेमोरी में रह जाता है। कहीं कुछ ऐसा पढ़ा था 1 वर्ष या 4 मास। ठीक है। आगे चलिए। किस कल्पना में किस महाभूत का प्राधान्य है? तो अब कल्पनाओं का बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हो, तो इजीली समझ में आ जाएगा, ध्यान दोगे थोड़ा सा तो। देखो, सोरस होती है पूरी जलीय कल्पना। सोरस क्या होता है? जूस ही तो होता है पूरा, कुछ और नहीं होता उसके अंदर। बाकी सब तो फेंक देते हो आप, गन्ने का जूस ही तो ले लेते हो। नेक्स्ट है कल्क। कल्क में जल और पृथ्वी महाभूत होता है। जल और पृथ्वी। तो सर, पृथ्वी तो, हाँ बेटा। सर ये आपने अभी बताया कि घृत तेल जो है 16 मास का है, तो सर इसमें आंसर कौन सा लगाना है? ये बस 4 मास या 16 मास? नहीं बेटा, एक ही बात तो है। 16 मास मतलब मतलब 12। दोनों, जैसे आपने बोला कि दो, जैसे ये दोनों सेम ऑप्शन में थोड़ी ना आएंगे सर। नहीं नहीं बेटा, सेम में नहीं आएंगे। इसमें क्या है बता देता हूँ, देखो दो चीजें हैं, समझ लोगे फिर। एक तो ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, आपकी गाइड में भी ना 4 मास आंसर लगवा रखा है एक जगह कहीं, तो वो गलत लगा रखा है। तो वो इसीलिए लगा दिया कि किसी ने गलती से पढ़ लिया उसको, वो लगा दिया। आपको तो यही याद रखना है, 16 मास दे चाहे 1 वर्ष 4 मास दे, ये आंसर लगाना है। बाकी जो भी है वो गलत है। ठीक है, दोनों नहीं देगा, एक ही देगा। ठीक है, वापस आ जाओगे। तो कल्पना और महाभूत प्राधान्य की बात कर रहे थे, तो सोरस के अंदर जल महाभूत की प्रधानता है। कल्क के अंदर जल और पृथ्वी। कैसे? कल्क क्या होता है? पेस्ट होता है। पेस्ट में क्या होता है? चूर्ण होता है, और थोड़ा जल होगा। है ना, तो चूर्ण जो है मतलब वो पृथ्वी हो गई, मिट्टी हो गई, मान लो ऐसा, मान लो चूर्ण मतलब, अगर आप पेस्ट को सोचो सच में, तो गारा जो बनता है कि वो मिट्टी ले ली और थोड़ा उसमें पानी मिला दिया, तो समझ में आ रही है बात? तो पृथ्वी होगी, जल हो गया। अब इसमें से आप जल निकाल दो, कल्क में से, तो क्या बन जाता है? बोलिए। तो चूर्ण। चूर्ण कल्पना में यही तो था कि जल नहीं होता बस उसके अंदर। ठीक है। तो वो चूर्ण बन जाता है, तो इसमें क्या हुआ? जल निकल गया, तो सिर्फ क्या बचेगी? पृथ्वी। तो ये हो गई पार्थिव महाभूत की प्राधान्य से कल्पना। अगला है क्वाथ। क्वाथ के अंदर भी देखो जल है, क्योंकि जब क्वाथ बनाते हैं तो जितना भी चूर्ण होता है आपके पास, यानी पृथ्वी महाभूत जो होती है, उसको छान देते हो। काढ़ा तभी तो पीते हो छान के। तो वो निकाल दिया बाहर, तो क्या लिया आपने? खाली जल वाला पार्ट लिया। तो उसमें भी जल महाभूत की प्रधानता है क्वाथ के अंदर। नेक्स्ट है हिम और फांट। इनको याद कर लो सीधा। हिम, फांट और अर्क एक साथ याद कर लो, ये तीनों। इनमें वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता है। हिम, फांट और अर्क, वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ चुका है एक बार कि अर्क कल्पना किन द्रव्यों की बनाई जाती है? तो उन द्रव्यों की बनाई जाती है जिनमें वोलेटाइल कंटेंट हो, जैसे, है ना, कोई ऑयल हो इस तरह का कि हाई टेम्परेचर पे वो ब्रेक हो जाता हो, उड़ जाता हो, इस तरह की चीजें। नेक्स्ट देखेंगे। शीरपाक क्यों करते हैं? तो उसका जवाब दे रहे हैं कि हानिकारक प्रभाव दूर करने के लिए। जैसे आजकल मैं कह रहा हूँ कि लहसुन का प्रयोग करेंगे,
इस मौसम में थोड़ा नुकसान देने लगेगा, तो क्या करते हैं, शीरपाक करा के देना है, तो हानिकारक प्रभाव दूर हो जाए उसके। अष्टांग हृदय के टीकाकार है अरुंधत, तो ये भी पता होना चाहिए, हृदय के टीकाकार अरुंधत। उन्होंने प्रमथ्या और क्वाथ में डिफरेंस बताया कि प्रमथ्या जो है वो कृतयुष है और क्वाथ जो है वो अकृतयुष है। मतलब इसका ये होता है, कृत का मतलब होता है जिसके अंदर स्नेह मिला हो, मसाले वसाले बढ़िया संस्कारित करके बनाया हो, है ना। और आकृत का मतलब होता है इस तरह से बनाना, जैसा पेशेंट्स के लिए नहीं बनाते हॉस्पिटल्स के अंदर कि भाई मसाले नहीं है इसमें, स्नेह नहीं है, उस तरह की चीजें। तो प्रमथ्या जो है वो कृतयुष है और क्वाथ अकृतयुष है, ऐसा अरुंधत ने कहा है, तो ये याद कर लेना। दलहन अन्न के पर्याय में भक्त और ओदन लिखा, कि अन्न के ही पर्याय हैं, भक्त है या ओदन है, और इसमें रेशियो 1:5 का कहा, याद है आपको, पीछे पढ़ा चुका हूँ। शार सुश्रुत यादव जी चरक, इन्होंने रेशियो कहा 1:6 का लेते हैं। शारंगधर ने 1:4 और रस तरंगिणी ने 1:8। तो हम याद रखते हैं, लिख लो एक वर्ड, शायर। शायर 1:4 1:6 1:8, बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा, 1:4 1:6 1:8। शायर, शाह से शारंगधर, या से यादव जी, और रा से रस तरंगिणी। प्लस याद रखना, यादव जी के साथ ही सुश्रुत और चरक भी हैं। तो शायर 1:4 1:6 1:8। मानसरस याद होगा आपको, कि पतला बनाना है, मेहमान ज्यादा आ गए घर में तो उतना ही पानी मिलाते चले जाओ, तो 1:4। घन बनाना है तो 1:2, और मध्यम बनाना है तो 3:8 का रेशो लेना है। नेक्स्ट लिखिए द्रव्यों की सेवनीय मात्रा, आप पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार फिर से देख लो यहाँ पे, कि कल्क चूर्ण वटी, जानते हो तीनों एक ही कल्पना के परिवर्तित रूप है, तो तीनों की मात्रा इक्वल है 1 तोला। आसव, अरिष्ट, अवले, तंडुलोदक, पुटपाक, स्नेह कल्पना बताया था, समझ ना आए तो आंसर यहाँ 4 तोला या 1 पल। यादव जी ने अवलेह की व्यवहारिक मात्रा बता दी या मध्यम मात्रा बता दी, 1 तोला, ये भी बता चुका हूँ आपको। क्वाथ, प्रमथ्या, षडंग पानीय, मंथ, हिम, क्वाथ, फांड, ये तो याद ही होंगे लास्ट वाले तो, 8 तोला। ठीक है, क्वाथ भी याद ही हो गया, 8 तोला। षडंग पानीय बताया था कि क्वाथ कल्पना में ही आएगा जहां भी द्रव्य को पकाया जाता है, सेम प्रमथ्या में भी पकाया जाता है द्रव्य को। ठीक है, मंथ और बचाए, तो इन सब की मात्रा कुल मिला के 8 तोला है। तो क्यों, आप जानते ही हो मंथो भी फांड भी था, शारंगधर की बात करें तो, वैसे देखो तो मंथ हिम कल्पना के अंदर आता है, तो कुल मिला के 8 तोला मात्रा है उनकी, तो वैसे निकाल लोगे। यादव जी ने क्वाथ और हिम की भी प्रैक्टिकल मात्रा 4 तोला बता दी है, चाहो तो देख लो इसको भी, 4 तोला क्वाथ और हिम की व्यवहारिक मात्रा बता दी। नेक्स्ट सोरस की मात्रा लिखिए 2 तोला, और बोलो अग्नि निशोषित विधि से बनाते हैं तब, 4 तोला। 4 तोला। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, वमन के योग, विरेचन के योग। तो चरक, कल्प स्थान शायद आपसे कहा था कि याद कर लेना कल्प स्थान के चैप्टर्स के नाम, मदनफल, जिम्बूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटज और कृतवेधन, 6 वो हैं, है ना। इसके बाद ऐसी 6 चैप्टर जो हैं, फिर विरेचन के योग के हैं, नीचे लिखे हैं शायद, आपको बेटा याद करने हैं बिल्कुल। तो चरक ने कुल विरेचन योग कितने बताए, पहला क्वेश्चन तो ये आता है, तो चरक के कुल विरेचन योग है 600, 600। कैसे, कि उन्होंने वमन के बताए 355 और विरेचन के बताए 245, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितने हो जाते हैं, 600 हो जाते हैं। 355 वमन के, 245 विरेचन के। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अभी किसी क्लास में मैंने उल्टे नंबर बोल दिए, शायद 245 और 355 बोल दिए थे, अगर ऐसा था तो मुझे ऐसा लग रहा है, अपने माइंड में आ रहा है, क्योंकि एक बैच और भी चलता है, तो देख लेना, अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो सही कर लेना। तो वमन वाले 355 है और विरेचन वाले 245 है, ठीक, विरेचन वाले कम है, मतलब वमन वाले ज्यादा है, तो कुल हो जाते हैं 600। क्यों मैंने कहा इन सबको मिला के विरेचन, क्योंकि चरक ने वमन के जो योग है 355, इनके लिए भी शब्द इस्तेमाल कर लिया, लिख लो चाहो तो यहीं पे, ऊर्ध्व विरेचन, ऊर्ध्व विरेचन। ठीक है, और जो विरेचन वाले हैं उनके लिए कहा अधो विरेचन। ठीक है, वमन को भी ऊर्ध्व विरेचन करके लिख दिया उन्होंने। तो टोटल इस तरह 600 हो गए, 355 ऊर्ध्व विरेचन कराने वाले, 245 अधो विरेचन कराने वाले। अब यहाँ पे लिखे हैं वो किस तरह हो जाते हैं, देख लोगे आप, ये चैप्टर के नाम है कल्प स्थान के, इसी क्रम में आपको याद करना है, और सामने नंबर ऑफ योग लिखे हुए हैं, वो बिल्कुल रटे होने चाहिए सभी को। तो मदन फल के 133 योग हैं सबसे ज्यादा, जीमूतक के 39, 39, इक्ष्वाकु 45, धामार्गव 60, कुटज 18 और कृतवेधन 60। मदनफल 133, जिमुतक 39, इक्ष्वाकु 45, धामार्गव 60, कुटज 18, कृतवेधन 60, आपको रटने हैं बेटा, ये नंबर तो रटने पड़ेंगे। चैप्टर के नाम भी इसी क्रम में याद करना,
इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। कोई भी क्रम चेंज नहीं करेगा, इसी क्रम में याद रखोगे जिस क्रम में लिखे हुए हैं। ठीक है। सेम बात विरेचन की है। श्यामा त्रिव्रत पहला चैप्टर 110 योग, चतुरंगुल 12 योग, लोध्र 16 योग, महावृक्ष स्नूही होता है महावृक्ष वैसे, तो 20 योग। अगर भूल जाओ तो स्नूही ऐसे लिखते हैं ना, 2 से शुरू करते हैं, तो हमें ऐसे याद रखना है कि 20 योग होता है। सप्तला शंखिनी के 39 39, और दंती द्रवंती के 48 48। फिर देख लोगे श्यामा त्रिव्रत के 110 योग हैं, जैसे वहां मदन फल के सबसे ज्यादा 133। चतुरंगुल के 12 हैं। इसके ऊपर एक और सवाल आता है चतुरंगुल के ऊपर, कि इनमें से किस द्रव्य से 12 वर्ष तक के बच्चों को विरेचन कराया जाता है, ऐसा करके, या 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए विरेचन योग है, ऐसा करके। तो चतुरंगुल लिख लो सामने, 12 वर्ष तक के बालकों के लिए। बहुत जरूरी बात है, कई बार सवाल आया है इसके ऊपर। 12 योग हैं इसके, बात समझे? तो इजी हो जाता है याद करना कि 12 योग हैं, और 12 वर्ष तक के बालकों के लिए बताया गया है। बाकी लोध्र 16, महावृक्ष मैंने बताया स्नूही होता है, तो स्नूही 2 से शुरू करते हैं लिखना, तो 20 योग हैं इसके। सप्तला शंखिनी के 39 हैं, सेम लाइक जीमूतक। और दंती द्रवंती के 48, दंती द्रवंती 48। रट लोगे इनको भी। आगे चलते हैं। तो भेषज कल्पना, इसका आधारभूत ग्रंथ है हमारा शारंगधर। तो अब यहाँ से ऑफिशियली शारंगधर शुरू होता है, जो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं अभी। तो इस शारंगधर का पहले थोड़ा सा वैशिष्ट्य है, ठीक, देख लेते हैं, परिचय है। तो भेषज कल्पना का व्यवस्थित और वैज्ञानिक वर्गीकरण सबसे पहले कहाँ मिलता है, कह रहे हैं चरक संहिता के अंदर मिलता है। पंचकषाय कल्पना है जो आप देखते हो, ठीक है। लेकिन उत्कृष्ट और आधार ग्रंथ कौन सा है जिसको मान के हम पढ़ेंगे पूरा, वो है शारंगधर। कहाँ उल्लेख किया है शिप्रा, चरक ने कहा किया है भेषज कल्पनाओं का उल्लेख? और कोई? सूत्र फर्स्ट में। चरक सूत्र 4। सूत्र चरक 4 सूत्र के अंदर, 4 में। ठीक है। सॉरी, 4। जो हाँ। जो महाकषाय वाला अध्याय है उसी में शुरुआत में पंचकषाय कल्पनाएं लिखी हुई है पहले, याद रखना इस बात को। तो खैर, तो व्यवस्थित वैज्ञानिक वर्गीकरण चरक संहिता में मिलता है, सामने लिख लो सूत्र 4 अगर नहीं ध्यान है तो। और उत्कृष्ट और आधार ग्रंथ जो है वो शारंगधर है। तो शारंगधर की मेनली हम बात करने वाले हैं। शारंगधर के अंदर 3 खंड है, 32 अध्याय हैं टोटल, ठीक है। 3 खंड 32 अध्याय, 2600 श्लोक हैं। कुछ लोगों को याद होगा, मगर नहीं याद किया आपने कल की क्लास करने के बाद, तो फिर क्या फायदा होता है? अब कल की क्लास अच्छे से पढ़ी होगी, याद कर लिया होगा, तो मजा आएगा पढ़ने में, कह रहे मुझे तो आता है पहले से। ठीक है, नहीं किया तो फिर ठीक है, बाकी सब भी ऐसे, आप भी ऐसे। तो 3 खंड है, 32 अध्याय, 2600 श्लोक। 2320 श्लोक अवेलेबल हैं। जैसे चरक संहिता में पढ़ते हो 12,000 श्लोक हैं, लेकिन अवेलेबल कितने हैं? 949। 949। ठीक है, नाइन फोर नाइन 949। एट ठीक है। इसी तरह यहाँ 2320 श्लोक अवेलेबल है। कह रहे हैं पूर्व खंड के अंदर 7 अध्याय, मध्यम खंड में 12, और उत्तर खंड के अंदर 13 अध्याय है। 7 12 13, तो बढ़ते हुए क्रम में है, याद कर लोगे। पूर्व मध्य उत्तरखंड 7 12 और 13। भैषज्य कल्पना का वर्णन मध्यम खंड के अंदर आता है, 1 से 10 अध्याय के अंदर। तो भैषज्य कल्पना कहाँ है हमारे लिए, जो मेन है मध्यम खंड, 1 से 10 अध्याय। धातुओं का शोधन मारण ये सब जो है वो 11 12 नंबर चैप्टर के अंदर है, शोधन मारण। जो उत्तरखंड है इसका, उसमें 1 से 12 अध्याय में पंचकर्म है, और जो लास्ट चैप्टर 13, उसमें नेत्र क्रियाकल्प बताया हुआ है। नेत्र क्रियाकल्प मतलब नेत्र का ट्रीटमेंट होता है पूरा, तो वो चीजें हैं, तो वो वहां बताई गई है 13 नंबर चैप्टर के अंदर। ये भी लिखा है कि 7 नेत्र क्रियाकल्प बताए हैं, जरूरी बात है, शारंगधर के 7 हैं। यही लिखा है सामने, सुश्रुत के 5 हैं। सुश्रुत ने 5 ही बताए हैं, लेकिन शारंगधर ने 7 बताए हैं। 2 एक्स्ट्रा मिलते हैं इनमें, पिंडी और विडालक। तो शारंगधर 2 एक्स्ट्रा है नेत्र क्रियाकल्प इनके, पिंडी और विडालक। सवाल पूछा जाता है कि विडालक किसका अवदान है, मतलब किसने दिया पहली बार, तो वाग्भट ने। याद रखने के लिए, वा से विडालक और वा से वाग्भट, तो ऐसे याद कर सकते हो, वा वाले का आंसर वा है। तो विडालक वाग्भट का अवदान है, उन्होंने दिया है। और पिंडी शारंगधर का अवदान है, ठीक है। तो विडालक वाग्भट का अवदान। नेक्स्ट देखोगे शारंगधर का और क्या योगदान है। तो नाड़ी परीक्षा का प्रथम उल्लेख इन्होंने किया। नाड़ी परीक्षा का प्रथम उल्लेख, राशि भेद से ऋतु विभाजन, राशि भेद से ऋतु विभाजन पढ़ चुके हो सब लोग। पूछ नहीं रहा मैं सवाल अभी, क्योंकि नहीं बताओगे तो मुझे दुख होगा, तो मैं नहीं पूछ रहा इसलिए सवाल ये वाला। तो राशि भेद से ऋतु विभाजन, ग्रहों का धातुओं से संबंध, जल्दी पढ़ा दूंगा रसशास्त्र में ये टॉपिक। तो ग्रहों का धातुओं से संबंध बताया। दीपन पाचन द्रव्यों की सा उदाहरण परिभाषा,
तो महाकषाय जब देखे होंगे काफी कुछ वहां कवर हो गया होगा। तो दीपन पाचन द्रव्यों की सावधारण परिभाषा। दोष, अच्छा एक बात और है, अगर यहाँ शारंगधर ना दिया हो दीपन पाचन द्रव्य सावधारण, तो बेटा ये योग रत्नाकर में भी है, भाव प्रकाश में भी है फिर, ठीक है ना। तो वो भी याद रखना, भाव प्रकाश को आंसर लगवा रखा है कहीं, तो इसीलिए लगवाया है कि शारंगधर नहीं दिया ऑप्शन के अंदर, तो भाव प्रकाश। क्लियर। दोष धातु मलों की निरुक्ति दी है इन्होंने, दोष धातु मलों की निरुक्ति कल दिखाया था श्लोक आप लोगों को। श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख, वही श्लोक जो डाउट क्रिएट करता है, नाभिस्था प्राण पवना स्पृष्टवर हृत कमलांतरम, ठीक है। तो वो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का प्रथम उल्लेख है। मूत्र निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख याद रखना, प्रथम उल्लेख सुश्रुत ने किया है मूत्र निर्माण प्रक्रिया का, सुश्रुत निदान 3 अश्मरी निदान अध्याय है वहां, तो चाहो तो लिख सकते हो सुश्रुत, पहले लिखो प्रथम, सामने प्रथम लिख लेना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले सुश्रुत हैं पुराने, पहले उन्होंने किया लेकिन बाद में इन्होंने भी किया, मूत्र निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख। उदान वायु का आधार फुफ्फुस है और स्थान कंठ है, सब बात हो चुकी है, आधार फुफ्फुस स्थान कंठ। रक्त को भी दोष माना है, सवाल पूछा जाता है किस आचार्य ने रक्त को दोष कंसिडर किया पहली बार, तो जानते हो क्या जवाब है? सुश्रुत। सुश्रुत। सुश्रुत, ठीक है। तो प्रथम बार सुश्रुत ने माना, लेकिन उसके बाद शारंगधर ने भी रक्त को दोष माना है। और रक्त से होने वाले 10 रोग बताए, स्पेशली सिर्फ रक्त से होने वाले, तो 10 रक्त नानात्मज रोगों का उल्लेख किसने किया? शारंगधर ने किया। रक्त से भी योनि व्यापक होना बताया, रक्तज योनि व्यापक का उल्लेख कहने का मतलब किया है शारंगधर ने। स्नायु कृमि, सवाल पूछा जाता है कृमि की संख्या 20 पढ़ोगे जनरली आप सभी आचार्य होगी, इनके कितने हैं? 21 हैं। एक कौन सा एक्स्ट्रा है? यही वाला स्नायु कृमि। और कार से घूमता है, देख लो, कार यानी कफ और रक्त दोष है इसके अंदर याद करने के लिए, तो स्नायु कृमि है, तो इन्होंने कहा भाई विशेष हूं मैं, किसी और ने नहीं बताया, तो कार से घुमा दिया कृमि अपना, कफ रक्त। धारा सुवेद का उल्लेख किया है, धारा सुवेद का उल्लेख, स्वेदन का एक टाइप है धारा सुवेद की, जल घराना जैसे, तो इसका उल्लेख किया। स्त्री दोष बताए 3, नंबर याद रखोगे खाली, स्त्री दोष 3, सामने चाहो तो लिख लो, लिखो वंगसेन, वंगसेन। उन्होंने बताए हैं पत्नी विद्वेष, पत्नी विद्वेष, तो पत्नियों से लड़ाई है दोनों की। वंगसेन ने पत्नी विद्वेष बताए 3, और शारंगधर ने स्त्री दोष बताए 3। याद कैसे रख सकते हो? देखो, शाह से शारंगधर, सा से स्त्री, तो शारंगधर ने स्त्री दोष बताए हैं। वा से वंगसेन, वा से विद्वेष, तो वंगसेन ने विद्वेष बताए हैं 3। क्लियर। आगे देखो, सोम रोग एक प्रकार का, बोलो प्रथम उल्लेख किसने किया सोम रोग का? बात हो गई होगी, वंगसेन। ठीक वंगसेन। है। तो वंगसेन ने प्रथम उल्लेख किया सोम रोग का, याद रखोगे, सोम रोग एक ही प्रकार का। बाल रोगों की संख्या 22 और बाल ग्रह की संख्या 12, सब देखा है कल ये। याद कैसे रखते हैं कि बच्चों के रोग ज्यादा होंगे, ग्रह कम होंगे, बात समझ रहे हो? बाल रोग मतलब सारे रोग आ गए याद करने के लिए, कि भाई बाल रोग में तो सारे रोग आ जाएंगे बच्चों के, तो वो ज्यादा होंगे, और बाल ग्रह कम होंगे मतलब, तो बाल रोग हैं 22 और बाल ग्रह हैं 12, ठीक। आगे देखिए, गर्भज रोग, दृष्टि रोग, वातरक, सर्व अक्षी रोग, सभी की संख्या 8 है। मन है करना चाहो तो, ये जरूरी बात नहीं है। तो गर्भज रोग हो, दृष्टि रोग हो, इनके वातरक्त के भेद हो, या सर्व अक्षी रोग, ठीक है, उन सबकी संख्या 8 बताई है। ये याद रख सकते हो, गर्भज गदा या गर्भज रोग 8, ये जरूरी है। आमवात 4, ये जरूर देख लेना, आमवात नहीं पढ़ेंगे हम लोग बृहत्त्रयी के अंदर, तो जरूरी है आमवात के 4 भेद। अम्लपित्त, ये भी देख लेना, ये भी नहीं पढ़ते हैं बृहत्त्रयी में, अम्लपित्त के 3 भेद, बोलो सब जानते होगे। अम्लपित्त का प्रथम उल्लेख सुक्तक नाम से उल्लेख, सुक्तक काश्यप। काश्यप, सुक्तक काश्यप। काश ठीक है। तो अम्लपित्त का प्रथम उल्लेख, सुक्तक नाम से उल्लेख, पृथक अध्याय में उल्लेख, सबका जवाब काश्यप है। नहीं दिया हो पृथक अध्याय में उल्लेख, तो माधव, ठीक है। और भी चीजें बताई थी, अम्लपित्त में देशांतर गमन बताया काश्यप ने, अम्लपित्त में देशांतर गमन, जगह छोड़ के चले जाओ। आनुप देशवासियों को अधिक होता है, ठीक है। वाग्भट ने ऐसा किसके बारे में बोल दिया? श्लीपद के बारे में, शलीपद। शलीपद। ठीक है। आगे देखिए, शूक दोष, शूक दोषों की संख्या 24 है, 24 पढ़ेंगे सुश्रुत दान के अंदर, पूरा टॉपिक है, चैप्टर है। तो शूक दोष 24, सुश्रुत योग रत्नाकर के 18 है, शूक दोष 24 और सुश्रुत योग रत्नाकर के 18। सर अम्लपित्त काश्यप के अलावा फिर अगर ऑप्शन नहीं दिया तो किसका माधव, लिखना है? माधव, माधव बेटा, ठीक है। आगे देखिए, क्षुद्र रोगों की संख्या 60, अगेन सुश्रुत में पढ़ेंगे, निदान स्थान पूरा चैप्टर है क्षुद्र रोगों का, तो 60 क्षुद्र रोग हैं, 60।
वाघभट के 36 नंबर याद होने चाहिए, एग्जाम में सवाल आया था कि सही मैच कर दो किसके कितने हैं। तो वाघभट के 36 हैं, माधव के 43 हैं, सुश्रुत के 44 हैं। तो शूद्र रोग शारंगधर के सबसे ज्यादा 60, इनके बाद सुश्रुत 44, फिर माधव 43 और लास्ट में वाघभट 36। याद रखना जरूरी है। मसूरिका, मसूरिका 14 प्रकार की बताई, नंबर इसका भी याद रखोगे। मसूरिका के 14 भेद। हृत शूल में मृग श्रृंग भस्म, मृग के सींगों की भस्म हृदय में शूल हो रहा हो तो मृग श्रृंग भस्म। गंडमाला के अंदर कांचनार और वरुण, ठीक है, गंडमाला रोग के अंदर कांचनार और वरुण का प्रयोग। मेदोदोष बृहत पंचमूल, मेदोदोष बृहत पंचमूल। रिम्पी बेटा माइक ऑफ, कैमरा ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर सकते हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप ऑफ कर लो, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है। तो गंडमाला में कांचनार वरुण, गंडमाला कांचनार और वरुण। मेदोदोष बृहत पंचमूल, मेदोदोष बृहत पंचमूल का प्रयोग। श्लीपद में शाखोटक बहुत जरूरी है, इसको रटना है, ये रटना है जिसपे मार्क कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। तो हृत शूल में मृग रंग भस्म, श्लीपद के अंदर शाखोटक। व्रण में कह रहे हैं निम्ब दल कल्क, सवाल इस पे भी आया हुआ है, लेकिन इससे जरूरी इससे अगला पॉइंट है। गृध्रसी के अंदर शेफाली और महानिम, शेफाली का पत्र क्वाथ यूज करते हैं और महानिम कह रहे हैं। तो व्रण में निम्ब दल कल्क और गृध्रसी में महानिम और शेफाली का। परिणाम शूल में विष्णु क्रांता मूल का प्रयोग होता है, परिणाम शूल विष्णु क्रांता, ये भी याद रखोगे। अपामार्ग का प्रयोग रक्तजर्श में अगेन जरूरी है, अपामार्ग इन रक्तजर्श। प्रदर में तंडुलियक, तंडुलियक जरूरी है वैसे तो, लेकिन चलो मैं आगे याद करा दूंगा जब अ, योनि व्यापद या उस तरह के टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा समझ में आ जाएगा। प्रदर में तंडुलियक का प्रयोग। सन्निपातिक ज्वर में सूचिका भरण रस, सन्निपातिक ज्वर सूचिका भरण रस। विसूचिका में पार्षणी दाह करने को कहा, विसूचिका रोग में पार्षणी दाह करने को कहा। मैथुन योग्य आयु 20 वर्ष, 20 ईयर्स मैथुन योग्य आयु, ये भी याद रखोगे। श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में विष्णु पदामृतम और अंबर पीयूष, ये दो शब्द आते हैं, इनका अर्थ क्या है? ऑक्सीजन, O2। शारंगधर का काल 13 सेंचुरी, याद रखना सवाल इसी पे आया हुआ है कि 13th का भी पूर्वार्ध या उत्तरार्ध। तो 13th का पूर्वार्ध यानी अर्ली टाइम जो है, अर्ली फेज 13th की। जो इनके टीकाकार हैं, अभी पढ़ोगे आप आगे, बोबदेव, उनका देखिए लिखा है नीचे बोबदेव। तो इनके आगे लिख लो 13th का उत्तरार्ध, क्योंकि सवाल इन्हीं का पूछा था कि बोबदेव का समय क्या है। तो 13 सेंचुरी का उत्तरार्ध, तो पूर्वार्ध में ये आए शारंगधर अपनी बात कह के चले गए, बोबदेव आए बाद में तो इनके ऊपर टीका करके चले गए। तो 13th के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध लिख लेना, यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि, क्लियर। तो शारंगधर का काल 13वीं सदी का पूर्वार्ध। ग्रंथ की रचना 12वीं सदी में रचित सोढल के गद निग्रह को आधार बना के लिखा गया है। तो 12वीं सदी में सोढल ने गद निग्रह एक बुक लिखी थी, गद निग्रह, तो उसको बेस बना के शारंगधर लिखी गई है। शारंगधर शैव भक्त थे, शिव जी की पूजा करते थे। शारंगधर संहिता पर लिखी गई पहली टीका तो बोबदेव ने लिखी है, पहली टीका इनके ऊपर 13 सेंचुरी के अंदर। ठीक है, शारंगधर की पहली टीका बाय बोबदेव इन 13 सेंचुरी। दीपिका टीका आठमल ने लिखी है, 14 सेंचुरी टाइम है, ये याद रखनी है, इन पे सवाल आ चुके हैं सब पे। तो दीपिका टीका भी लिखी है आठमल के द्वारा शारंगधर पे 14 सेंचुरी, इनका टाइम भी पूछ चुका है आठमल का, टाइम भी जरूरी है, 14 सेंचुरी। फिर है गूढ़ार्थ दीपिका और गूढ़ार्थ संदीपन, ये काशीराम ने लिखी है, काशीराम 17 सेंचुरी। गूढ़ार्थ और गूढ़ार्थ संदीपन याद रखना, गूढ़ार्थ दीपिका और गूढ़ार्थ संदीपन एक के ही नाम है, काशीराम ने लिखी है। ठीक है, भूल जाओ तो ऐसा कर लो कि भाई दीपिका और संदीप जो है गुड़ खा रहे हैं, गुड़ होता है ना, कई लोग नहीं जानते होंगे शायद। तो दीपिका और संदीप गुड़ खा रहे हैं, इस तरह का याद कर लो, याद रह जाएगा काशी में जाके। ठीक है, तो गुड़ार्थ दीपिका गुड़ार्थ संदीपन काशीराम की है, 17 सेंचुरी। इससे जरूरी बुक है ये वाली, आयुर्वेद दीपिका और गूढ़ांत दीपिका, याद रखना, गूढ़ार्थ ऊपर वाली है काशीराम की, यह है गूढ़ांत, रुद्र भट्ट ने लिखी है, 17 सेंचुरी। याद करा चुका हूँ आप लोगों को, नहीं याद हो तो पता नहीं मुझे, मैं याद करा चुका हूँ आप लोगों को, चैप्टर नंबर 9 10 में याद कराई थी आपको ये। तो आयुर्वेद दीपिका और गूढ़ांत दीपिका, रुद्र भट्ट 17 सेंचुरी। शारंगधर संहिता 2600 श्लोक 2320 अवेलेबल है, 280 कालक्रम में लुप्त हो गए कि अभी नहीं मिलते हैं।
शारंगधर संहिता को लघुत्रय में श्रेष्ठ समझा जाता है, मतलब शारंगधर, भाव प्रकाश, माधव, इन तीनों के अंदर इसको श्रेष्ठ माना जाता है। शारंगधर संहिता लघुत्रय में श्रेष्ठ है। चरक सूत्र 4 में पंचविध कषाय कल्पना बताई गई, जो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो चरक में मिलता है। यहाँ पे बेटा अब जो है कुछ बुक की इमेजेस हैं, कुछ चीजें हैं। तो क्या है, मेनली जो यूनिट्स हैं जो आपको जगह जगह मिलेंगी, आप कंफ्यूज होते हो, तो यहाँ पे उन यूनिट्स को आप देख सकते हो, जो आपको याद ना हो प्रैक्टिकली तो उनका कितना मान होता है वो आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे मन में कुछ डाउट होते होंगे कि भाई 1 तोला कितना होता है, देखो यहाँ लिखा है, यहाँ 11.5 ग्राम का भी माना गया है, 11.8 का भी है कुछ जगहों पे। ठीक है, तो आप देख लेना। याद करने के लिए जो बता रहा हूँ, एक दो चीजें वो याद कर लोगे, वो रटनी है आपको। जैसे 6 ध्वंसी का 1 मरीचि, 6 मरीचि का 1 लाल सरसप, 8 सरसप का 1 तंडुल, यहाँ तक जरूर याद कर लेना। 6 ध्वंसी का 1 मरीचि, 6 मरीचि का 1 लाल सरसप, 8 लाल सरसप का 1 तंडुल, इतना तो कम से कम याद होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, फिर आगे कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको अब तक नॉलेज हो गई होगी। ये सब की शुक्ति कितना होता है, कर्ष कितना होता है, पल कितना होता है, तो वो देख लेना, कुड़व कितना होता है, प्रस्थ कितना है, तो आ गया होगा। कब कुपरा दो, या वो यथा उत्तर चतुर्गुणम वाला श्लोक था ना, तो वहां से काफी कुछ समझ में आ गया होगा। हम्म, ठीक है। और देखोगे इधर दूसरी टेबल जो है, यहाँ पर ये देख सकते हो आपकी 2000 पल का 1 भार, 100 पल का 1 तुला, ये चीज देख सकते हो। ठीक है, देखो वो श्लोक लिखा हुआ है, मास टंक अक्ष बिलवानी कुडव प्रस्ताड़कम, राशि गोड़ी खारी यथा उत्तर चतुर्गुणम, वही लिखा हुआ है यहाँ, अगर ध्यान से देखोगे तो। माश फिर टंक है, फिर अक्ष है, बिल्व है, कुडव प्लस ताड़कम, राशि कोड़ी कार्य। ठीक है, आगे देखिए, ये भी देख लेना, 30 परमाणु का 1 वंशी या ध्वंसी, ये भी याद रखोगे। और इधर देखो ध्यान से जरा, मान 2 प्रकार के कहे जाते हैं, एक होता है कालिंग मान और एक होता है मागध मान। यहाँ जो लिखा देख पा रहे हो कालिंग मान, तो कालिंग मान सुश्रुत फॉलो करते हैं, सामने लिख लो, कालिंग मान सुश्रुत। और दूसरा होता है मागध मान, तो मागध मान सामने लिख लोगे उसके चरक, और इसके आगे लिख लेना श्रेष्ठ। जो चरक का है मागध मान, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो मान 2 प्रकार के ये वाले, मतलब एक मागधी मान है, एक कालिंग मान है। तो मागधी मान चरक फॉलो करते हैं, श्रेष्ठ माना जाता है, और कालिंगक मान जो है वो सुश्रुत फॉलो करते हैं। और आपको क्या याद करना है, देखो ये याद करना है, ये जरूरी बात है, काफी याद होना चाहिए आपको। एक बिंदु कितना होता है, जैसे कई जगह पढ़ते हो कि इसकी मात्रा 1 बूंद है या 2 बूंद है, प्रतिमर्श से जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं मान लो, तो 1 बूंद कितना होता है कि प्रदेशनी उंगली 2 पर्वों को, इसके 2 पर्वे यानी दो जो अपने ज्वाइंट हैं आपके डिस्टल फिंगर के, उन दोनों को डिप कर देना है वाटर के अंदर, फिर उनको बाहर निकालना है। तो जितनी बूंद गिरेंगी, जितना गिरेगा मतलब, तो वो 1 बूंद है कह रहे हैं। वो जो एक ड्रॉप गिरती है तो वो है 1 बूंद। तो प्रदेश ने उंगली 2 पर्वों को द्रव में डुबोकर उठाने से गिरी बूंद 1 बिंदु कहलाती है। दूसरा, एक क्षाण कितने बूंद के बराबर होता है, 8 बूंद। एक शुक्ति 32 बूंद, एक पानी शुक्ति 64 बूंद, इसको भी याद रखना। इस पे सवाल आया हुआ है, वही नस्से वाले पोर्शन बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल याद रखोगे, एक क्षाण 8 बिंदु, एक शुक्ति 32 बिंदु, एक पानी शुक्ति 64 बिंदु। कुछ लोगों को टफ सा लग रहा होगा कि अरे बड़ी मुश्किल हो गई आज तो, एकदम से पहाड़ आफत आ गई, है ना, लेकिन ऐसे नहीं याद होती हैं चीजें, धीरे 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 रटने वाला पार्ट है। मैंने आज आपको एक इमेज शेयर की है कि उसको तैयार कर लो, जो भी उसको तैयार कर लेगा, तो मान लेना कि सिलेक्शन के बहुत क्लोज हो। अगर आप उसको तैयार कर पा रहे हो अगले 10-12 दिन में, अगर आप तैयार कर लो, तो मतलब आप सिलेक्शन के बहुत क्लोज हो, अगर उतना आपने तैयार कर लिया। लेकिन तैयार मतलब रटा हुआ बिल्कुल, कि सवाल सुनने से पहले ही आंसर आ जाए, वो है तैयार होना। तो एक बिंदु बेटा होगी बात, 8 बिंदु एक क्षाण, एक शुक्ति 32 बिंदु, एक पानी शुक्ति 64 बिंदु। नेक्स्ट देखोगे, ये भी जरूरी बात है कि एक अंगुल कितना होता है, तो 8 यव को मध्य भाग में सुई में परोने पर जो लंबाई निकल के आती है, यानी यव लिया आपने, उनको मिडिल से आपस में परोते चले गए, तो वो जो दूरी निकल के आई वो कह रहे हैं 1 अंगुल की होती है। सवाल पूछ चुका है कितने यव के बराबर एक अंगुल होता है, तो 8 यव के बराबर 1 अंगुल। ठीक है, एक हाथ से जो आप नाप लेते हो कई बार चीजों को अपने हाथों से, है ना, तो वो होता है बित्ता या बितस्ता, जो भी कहना चाहो, तो वो 12 अंगुल का होता है, 12 अंगुल। अरतनी 22 अंगुल का होता है, तो याद ही होगा लोगों को। और एक हाथ 24 अंगुल का होता है। ठीक है, तो वो सब याद रखना। और देखेंगे, एक अक्षि निमेश कितना होता है, तो कह रहे हैं आदि
लघु अक्षर उच्चारण में जो समय लगता है, तो ये चीज देख लेना, या चुटकी बजाने में जो समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे तो ये कुछ चीजें थी, यूनिट्स थी जो कॉमनली आपको यूज में आएंगे आगे चल के, तो याद कर लेना उनको। नेक्स्ट है बेटा शारंगधर शैव भक्त थे, रोग चार निमित्त याद करना, नहीं याद करना है। रोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिवीजन कर रखे हैं, याद क्या रखना है वो समझ लो। एक वर्ड आया यहाँ पे आंतर, तो ये मानसिक रोग के लिए आया, अंतर मतलब मन के अंदर होने वाले रोग। इसी के लिए वाग्भट ने, चाहो तो एक और शब्द लिख लो यहीं पर, वाग्भट ने मानसिक रोगों के लिए आदि शब्द इस्तेमाल किया, इसको भी लिख लेंगे। आचार्य वाग्भट ने मानसिक रोगों के लिए आदि शब्द इस्तेमाल किया है। आदि, आदि मतलब मानसिक रोग। ठीक है, रोग के डिवीजन जो आपको याद रखने हैं वो ये वाले देख सकते हो, दोषज कर्मज दोष कर्मज। ठीक है, कुछ रोग होते हैं दोषों की वजह से, कुछ हमारे कर्मों की वजह से, और कुछ में दोनों चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, प्रमाण दो माने प्रत्यक्ष अनुमान, नहीं याद करना आपको। ग्रंथ का प्रयोजन, कह रहे हैं जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ ये क्यों लिख रहा हूँ, तो सर्वलोक हितार्थ है, पूरी सृष्टि का हित करने के लिए, सबका लाभ हो। संहिता में 3 खंड, 7 12 13 अध्याय, 2600 श्लोक, 2320 अवेलेबल है, रिपीट हो रही है बातें, चलो। वंशी क्या है, कह रहे हैं कि वंशी की बहुत बात होती है, भाई क्या है वंशी? कि सूर्य की किरणों में दिखाई देने वाले रज के जो कण होते हैं, है ना, सूरज की रोशनी में जो कण दिखाई देते हैं तैरते हुए हवा में, उसको वंशी बोलते हैं। एक परमाणु बराबर 1/30 वंशी, यानी परमाणु जो है वंशी से भी 30 भाग छोटा है, इतना कम है। ठीक है, परमाणु का ज्ञान कैसे होता है, तो अनुमान जन है, देख तो सकते नहीं हो आंखों से। ठीक है, अनुमान से पता लगाता है। 30 परमाणु का एक त्रसरेणु होता है, फिलहाल तो देख लो, 30 परमाणु बराबर एक त्रसरेणु। आगे चल के बताऊंगा इसका भी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, रटना नहीं है, छोड़ो आप मत याद करो इसको, आगे चलिए। शारंगधर सभी औषधियां शरद ऋतु में ग्रहण करें, इस समय औषधियां सरस होती हैं, मतलब ताजी होती हैं, रस के साथ होती हैं शरद ऋतु में, लेकिन वमन और विरेचन के लिए बसंत आंते, बसंत ऋतु के अंत में। तो बाकी सारी औषधियां आपसे पूछे कब ग्रहण करनी है, तो आंसर लगाना है शरद ऋतु में सरस अवस्था में, लेकिन वमन और विरेचन के लिए बसंत ऋतु के अंत में। अब आगे कुछ पर्याय हैं, अगेन सवाल नहीं आते हैं इसके ऊपर, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगे देख कर कैसे याद होगा। जिसके पास समय हो, सब याद हो गया हो तो कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये जरूरी बात नहीं है। ठीक है, जो कहूँ उस पर ध्यान देना बस। जैसे कर्ज देख रहे हो यहाँ पे, कर्ज के पर्याय हैं कुछ जरूरी, तुमको देख रहे हो, कर्ज तोला होता है, इसी को अक्ष भी बोलते हैं। विडाल पदक कई जगह लिखा मिला दिखाई देगा आपको। एक ये षोडशी का देख सकते हो, रीजन षोडशी जो होता है वो पल का पर्याय होता है, नीचे लिखा है देखो, षोडशी पल होता है, और षोडशी का ये तोला होता है। कर मध्य देख सकते हो, कर मध्य। अच्छा काम करते हैं, ये वाला पोर्शन जो है कल ही लेंगे, यहाँ से जो लेंगे आगे का पर्याय वाला पोर्शन जो है तो कल ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि टाइम फिनिश हो रहा है, लास्ट हो गया सेशन का। ठीक है, तैयारी रखो बेटा, जल्दी ही आपका टेस्ट होगा अगला, इधर भैंसज्जा हो जाएगा पूरा, उधर आपका अप टू 20 चैप्टर्स हो जाएंगे। डिस्कशन कल करेंगे हम टेस्ट का, कल टेस्ट का डिस्कशन करेंगे सेकंड बैच में। ठीक है, जो टेस्ट हुआ था हमारा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कल मिलेंगे।